पोस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की, अकाउंटिंग के। इस कॉन्सेप्ट की जिस हम बुक की बात कर रहे हैं वो है अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अगर अकाउंटिंग कहीं न कहीं एक एक महत्वपूर्ण बिज़नेस की एक नेसेसरी एक्टिविटी है। हर बिज़नेस को अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है और अकाउंटेंट जो काम करता है नॉर्मली हम उसको अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है? जैसे आप लोगों ने स्कूल में सभी के पास, आपके स्कूल की बात करूँ तो आपने जैसे सुना होगा कि हमारा टर्म 1 हुआ है सर, टर्म 2 हुआ है, ठीक है? फिर प्री बोर्ड्स हुए होंगे आपके, आप जैसे 10th में रहे होंगे तो, ठीक है? और फिर आपका एक फाइनल एग्ज़ाम हुआ होगा, ठीक है? इन सब के बेसिस पर आपके कुछ मार्क्स होंगे, मैथ, साइंस जो भी हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, सोशल साइंस वगैरह, उनके आपका पूरा रिकॉर्ड रेडी हुआ और फाइनल में एक मार्कशीट बनकर आई, ठीक है? और वो मार्कशीट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्रिएट करती है, वही एक प्रकार का चिट्ठा, जिससे पता चलता है कि आपने साल भर क्या किया। ऐसे बिज़नेस साल भर क्या करता है, उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की इस प्रोसेस को हम अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी कहते हैं, और वो हम इस साल हम देखने वाले हैं। स्टार्ट होता है बुक कीपिंग से, यानी शुरुआत में जो डे टू डे एक्टिविटी होती है वो बुक कीपिंग कहलाती है। बाकी हम डिटेल में इसमें हम जाएँगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स क्या है कि साल भर आपने क्या किया, ठीक है? आप जब कुछ पैसा लगाते हो एक बिज़नेस में, सपोज़ करो आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, तो इसमें आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हो। तो शुरुआत में मैं उसको समझने के लिए कैपिटल कह लेता हूँ। सभी बच्चे समझते हैं, हिंदी में इसको पूँजी कहते हैं। आपने इसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, अब साल के एंड में, एंड ऑफ द ईयर आप क्या जानना चाहोगे कि यार जो पैसा आपने लगाया था, उस पैसे से मैंने 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती हैं हर बिज़नेस को, कि मैंने क्या तो अर्न किया, ठीक है? मैंने क्या कमाया उस पैसे से, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने इस बिज़नेस में 5 लाख रुपए लगाया था, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैंने क्या कहा कि मैंने इस बिज़नेस में कितना पैसा लगाया? 5 लाख रुपए लगाया था। अब इस 5 लाख रुपए से मैंने क्या कमाया? दूसरी चीज़, 5 लाख की पोज़ीशन क्या है? पोज़ीशन ऑफ फंड्स जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए थे। स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसकी हालत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खत्म ही हो गया हो? ऐसा तो नहीं कि वो बढ़ गया हो? तो सीधी-सी बात है, अगर आपने कुछ कमाया होगा, अर्न किया होगा, अब आप क्या अर्न कर सकते हो? थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है? आप क्या अर्न कर सकते हो? 2 चीज़ें अर्न की जा सकती हैं। ठीक है? या तो प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है या इनकर्ड किया जा सकता है लॉस। ठीक है? अब अगर आपने प्रॉफिट अर्न किया, एग्जांपल के तौर पे सपोज़ करो प 5 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किए थे और आपने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया। तो डेफिनिटली आपकी जो कैपिटल रही होगी, वो बढ़ गई होगी और अब वो 6 लाख हो गई होगी। और अगर इसी की जगह पर आपने अगर 50,000 का 50K का अगर लॉस होता, तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? 5 लाख में से 50,000 को माइनस करोगे, तो साढ़े 4 लाख रुपए की कैपिटल। ठीक है? यानी सिंपल सा फंडा है कि आप जो बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप 2 चीज़ें जानना चाहते हो, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द क्वार्टर, कि आपने जो पैसा लगाया उससे क्या कमाया और आपने जो पैसा लगाया उसकी क्या पोज़ीशन है। यानी अर्निंग एंड पोज़ीशन जानने के लिए हम लोग नॉर्मली अकाउंटिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग अकाउंटिंग या बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहीं से हमारा जो चैप्टर है स्टार्ट होता है कि अकाउंटिंग की नीड क्या है। हर बिज़नेसमैन को चाहिए कि वो जानना चाहता है कि मैंने जो पैसा लगाया था, उससे मैंने क्या अर्न किया और उसकी हालत क्या है। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री ऑफ थोड़ा-सा अगर मैं अकाउंट्स की हिस्ट्री को, हमने यहाँ पे बेसिकली बहुत ज़्यादा डीप या बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिया है, लेकिन अकाउंटिंग की हिस्ट्री आज से हज़ारों साल पहले शुरू होती है, ठीक है? और हमारी दादी वगैरह भी जो है वो पुराने तरीके से अकाउंटिंग किया करती थी, हमारे दादाजी, दादी, और थोड़ा-सा पहले जाओगे जिनको अकाउंटिंग नहीं आती वो पुराने तरीके से करा करते थे। तो वही अगर हम देखें, अकाउंटिंग आज का काम नहीं है। जब जैसे-जैसे हमारी ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती गई, अकाउंटिंग उतनी कॉम्प्लेक्स होती चली गई। आज भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन शुरुआत में ईज़ी रही होगी क्योंकि लिमिटेड हमारी नीड्स थी, लिमिटेड वांट्स थी। उनको सैटिस्फाई करने के लिए लिमिटेड एफर्ट्स लगाने पड़ते थे। लेकिन आज जैसे-जैसे अनलिमिटेड वांट्स हैं और एंडलेस एफर्ट्स हैं, तो भाई सीधी-सी बात है, चीज़ें ज़्यादा हैं, तो हमारे लिए अकाउंटिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। तो अकाउंटिंग हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री एंड इन एंशिएंट टाइम्स पीपल मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस मैनुअली। पहले मैनुअली ट्रांज़ैक्शन मेंटेन करते थे। मेरी दादी क्या करता कहा करती थी कि मैंने अब इस चीज़ की गाँठ बाँध ली है। गाँठ बाँधना क्या होता था? एक प्रोसेस होती थी, किसी चीज़ को याद रखने की। वो एक रस्सी लिया करती थी और उसमें एक गाँठ बाँध लेती थी। तो मैंने एक बार अपनी दादी से पूछा कि दादी आप ये गाँठ लगाकर क्या करते हो? बोले ये याद रखने का एक तरीका है। ये मुझे पहली गाँठ याद दिलाती है कि मैंने किसी को पैसे दिए हैं। दूसरी गाँठ याद दिलाती है कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं या किसी को चुकाने हैं, किसी के यहाँ जाना है। तो याद रखने के लिए वो एक रस्सी में गाँठ वग़ैरह बाँधती रहती थी और वो रस्सी जो है वो एक एक छोटे से एक कील पर या कह सकते हैं गाँव में उसको खुटी बोलते हैं।
या एक छोटा सा लकड़ी का हिस्सा होता है जो दीवार में ठुका होता है, उस पर वो लटकी रहती थी, उस रस्सी में वो गठाने बांधती रहती थी, तो मैनुअली वो अकाउंटिंग करती थी या फिर अपना देसी तरीका। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, एज अ बिजनेस एक्टिविटीज इंक्रीज, अकाउंटिंग डेवलप्ड इनटू द सिस्टमैटिक प्रोसेस। ठीक है, अगर स्टेज देखें तो सबसे पहले रिकॉर्ड कीपिंग स्टेज था। एट दैट स्टेज एंड अकाउंटिंग वाज यूज्ड ओनली टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन। इस स्टेज में सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इससे पहले तो और अगर और हम आदि मानव के टाइम पे चले जाएं तो तब तो चीजों को सिर्फ हिसाब रखना रहता था, किससे कितना लेना है देना, बस दो चीजें याद रहती थी। फिर इसके बाद आया डबल एंट्री सिस्टम। लूकस पैसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, इन्होंने लगभग 1494 में, यस ईयर यहाँ पर मेंशन है, 1494 में, आज से लगभग लगभग आप देखो तो 500 साढ़े 500 साल पहले, ठीक है, 530 साल हो गए लगभग, 530 साल पहले लूकस पेसियोली इंट्रोड्यूस एंड पॉपुलराइज द डबल एंट्री सिस्टम। इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक थी इनकी, द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी, उस बुक में पहली बार इन्होंने बताया कि हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, देयरफॉर ही इज नोन एज फादर ऑफ अकाउंटिंग। इनकी पहली बुक आज से 500 साढ़े 500 साल पहले पब्लिश हुई, ठीक है, जिसका नाम था द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, सिंपली वो एक मैथमेटिक्स की बुक्स थी, लेकिन उसके एक पर्टिकुलर पोर्शन में उन्होंने बात की थी कि एक मर्चेंट क्लास बंदा, क्योंकि वो खुद मर्चेंट क्लास से थे, कि एक मर्चेंट क्लास बंदा, एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेगा एंड आइडेंटिफाई करेगा कि भाई प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमने डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर आगे और बढ़ते हैं तो अकाउंटिंग स्टार्ट्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे अकाउंटिंग, मैंने कहा कि आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग पहले सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए यूज होती थी। फिर डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पहले। फिर अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग में काम आने लगी है। डिसीजन मेकिंग में कैसे काम आने लगी, निर्णय लेने में कैसे काम आती है। भाई अगर कोई हमारे पास 4 ब्रांच है, ए बी सी डी, ठीक है, 4 ब्रांचेस में से एक ब्रांच बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, एक मॉडरेट प्रॉफिट अर्न कर रही है, एक नो प्रॉफिट नो लॉस, एक हमारी एक ऐसी ब्रांच है जो लॉस में चल रही है। ठीक है, अब आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में, एक मॉडरेट, एक नो एट पार जिसको हम ब्रेक इवन बोलते हैं, और एक लॉस। पहली चीज तो अकाउंटिंग इसमें मदद करती है आपकी कि कौन सी ब्रांच प्रॉफिट में, कौन सी ब्रांच लॉस में चल रही है। दूसरा चीज, अब डिसीजन लेना है आपको। आप बताइए, आपके पास 4 ब्रांच है, ठीक है, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं, आपके पास 4 ब्रांच है, ए बी सी डी। 4 में से मैंने कहा इसका 5 लाख का प्रॉफिट है, इसका सपोज 2 लाख का प्रॉफिट है, इसका 0 है, और इसका -1 लाख का प्रॉफिट है, यानी कि लॉस है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए सिंपली कि बताओ इन 4 में से किस ब्रांच को बंद किया जाए, तो आपका आंसर क्या होगा? सिंपली आपका आंसर क्या होगा? व्हाट्स योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? हाय अंशिका, गुड इवनिंग। हाय अनुष, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ना एक बार अपना ये क्लास अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपके कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो वो आप चैट बॉक्स में आप भेज सकते हैं मुझे। ठीक है, थोड़ा देर से ही सही, बट मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 4 ब्रांच है और आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सी बंद करोगे, तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली आंसर होगा डी, कि सर डी को बंद करो क्योंकि डी को लॉस हो रखा है। तो पहली चीज तो ये प्रॉफिट कैसे निकला, ये जो चीज यहां पर हमने आइडेंटिफाई की, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया हम लोगों ने? अकाउंटिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कैसे आइडेंटिफाई किया? अकाउंटिंग के थ्रू आइडेंटिफाई किया। फिर दूसरी चीज, मैंने तुमसे पूछा कि कौन सी ब्रांच को बंद करना है, तो आपने बोला सर डी को बंद करिए। तो अकाउंटिंग स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर द बिजनेस प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। निर्णय लेने में भी हमको मदद करने लगे कि भाई कौन सी ब्रांच को बंद करना है, कौन सी को चालू रखना है, किस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। दूसरा, मॉडर्न अकाउंटिंग स्टेज आ गई विद द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट। आज की डेट में हम देखेंगे तो आज बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग में बहुत सारी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो चुकी है। आपने टैली नाम के, क्विक बुक नाम के, ज़ेरो नाम के, आपने बहुत सारे ऐसे ऐप्स सुने होंगे जिनके थ्रू अकाउंटिंग होती है, और वो बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज। अब अकाउंटिंग एक सिंपली एक हिसाब रखने का, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने तक सीमित नहीं रही है। अब अकाउंटिंग बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है, इसीलिए अकाउंटेंट्स की मार्केट में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिमांड है, और इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमको कॉमर्स या अकाउंटिंग पढ़नी पड़ेगी, अकाउंटिंग समझनी पड़ेगी, अकाउंटेंट बनना पड़ेगा। इसीलिए CA, CMA, CPA, CFA, आपने बहुत ये
फेमस प्रोफेशंस के नाम सुने होंगे, जिसमें इंडिया में सीए सीएमए है, ठीक है, बाहर अगर आप सीपीए है, सीएफए है, ठीक है, ये सब आपने सुना होगा, एसीसीए है, ये सब चीज़ें अकाउंटेंट बनाती हैं। ये सारी बॉडीज़ जो हैं ये अकाउंटेंट बनाती हैं, इनकी जो रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं, और ये प्रोफेशंस के नाम हैं जो इंडिया में और इंडिया के बाहर बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से हमारी अब मेनली अकाउंटिंग शुरू होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग, क्या अर्थ है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि प्रोसेस, क्योंकि अकाउंटिंग पहली चीज तो एक सर्विस एक्टिविटी है, साथ ही साथ सर्विस एक्टिविटी में क्या होता है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे गुड्स और सर्विस में क्या फर्क होता है, सर्विस में इन्वॉल्व होना पड़ता है, गुड्स उठा के दे दिया जाता है। मैंने कहा भैया मेरे को एक मार्कर देना, उन्होंने उठा के दे दिया, ये गुड्स है। मैंने कहा भाई मुझे मूवी देखनी है, क्या उठा के दे देंगे, नहीं ना, आपको सिनेमा में बैठना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सर्विस जब हम बात करते हैं सर्विस की, तो इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो एक प्रोसेस से होकर गुजरती है। तो अकाउंटिंग भी एक सर्विस एक्टिविटी है, तो डेफिनेटली एक प्रोसेस से होकर गुजरेगी। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाइंग, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड कम्युनिकेटिंग देयर ऑफ टू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि एक इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग से क्या ड्राइव होता है, अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन, यानी कि हिंदी में जिसको क्या बोलते हैं, सूचना ड्राइव होती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहा था कि आपको पता करना है कि प्रॉफिट या लॉस, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस, बिजनेस के एसेट्स कितने के हैं, लाइबिलिटी कितने की है, कैपिटल कितने की है, बिजनेस में जो आपने इनिशियल कैपिटल लगाई थी उसकी हालत क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। और जब अकाउंटिंग रेडी हो जाएगी तो वो एक प्रकार की क्या प्रोवाइड करेगी, आपको इन्फॉर्मेशन। आपकी 10th की मार्कशीट आपको क्या प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। मेरे लिए जो मैंने आपसे अगर आपका 10th का मार्कशीट मांगूंगा तो वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगी कि आपका नाम क्या है, आपके फादर्स नेम क्या, मदर्स नेम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, काउंसलिंग में मदद करेगी ओवरऑल। वैसे ही अकाउंटिंग भी क्या है, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, एक प्रोसेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन रेडी होगी, एंड वो इन्फॉर्मेशन कहां तक जाएगी, इंटरेस्टेड यूजर तक जाएगी। यहां पर हम तीन चीजें आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस को पढ़ेंगे, यूजर्स के बारे में पढ़ेंगे, और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। तो आगे मीनिंग में हमने जो चीजें देखी इनको हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर डेफिनेशन की बात करूं तो ओह सॉरी, डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत सारे आप अलग अलग एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन आप देख सकते हो, जिसमें डेफिनेशन जे.आर. बॉटली बॉय हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनकी कोई भी डेफिनेशन आप देख सकते हो, अलग अलग पर्सन ने अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग को डिफाइन किया है। तो अकाउंटिंग मेनली एक प्रोसेस है जिससे हम क्या ड्राइव करते हैं, हम एक इंफॉर्मेशन ड्राइव करते हैं, और जिसको हम कहाँ डिलीवर करते हैं, इंटरेस्टेड यूजर तक डिलीवर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से मैं अगर आपको यहाँ पे तीन चीजें बताऊं तो अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू क्या ड्राइव होगा, इंफॉर्मेशन, सूचना ड्राइव होगी, और इसको किसको डिलीवर किया जाएगा, यूजर्स को दे दिया जाएगा। ये तीन काम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, किस चीज की प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन रेडी करने की प्रोसेस है, और उसको किसको डिलीवर करना है, यूजर्स को डिलीवर करना है। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग मतलब हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग, क्या या क्यों, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, क्या जरूरत है अकाउंटिंग करने की एक बिजनेस को। तो सबसे पहली चीज तो टू कीप द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर मैं तुमसे एकदम रैंडमली पूछूं, मैंने सपोज करो कि आपसे रैंडमली पूछा जाए कि आपके 5th क्लास में मैथ्स में कितने मार्क्स थे, तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसे तो याद नहीं, बट मैं क्या करूंगा, घर पे जाके मार्कशीट उठाऊंगा और देखकर बता दूंगा कि मेरे मार्क्स कितने थे। यानी आपके पास सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन है, तब आप बता सकते हो। अब सपोज थोड़ी देर के लिए सोचो कि आपकी मार्कशीट गायब हो चुकी है, आपने आग लगा दी उसमें, ठीक है, मार्क्स थोड़े कम थे, आपने आग लगा दी, और अब मैंने आपसे पूछा कि मैथ्स में कितने मार्क्स हैं। अब आपने कहा मार्कशीट तो है नहीं, आपने कहा सर को कुछ भी बता दो, सर को क्या मतलब, सर मेरे ना 85 मार्क्स थे। मैंने कहा कल मार्कशीट लेकर आना, अब दिक्कत होगी, ठीक है। अगर आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड नहीं रखोगे और कभी कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली जाती है तो आपको बड़ी तकलीफ होगी, बड़ी परेशानी होगी, और इन दैट केस जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनीज पे पेनल्टीज भी लगाई जा सकती हैं। इसीलिए कंपनी को अपने सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं कम से कम 8 साल तक, ठीक है। यानी अगर आप 2026 चल रहा है तो 2018 से लेकर 2026 तक के आपने जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रॉपर संभाल कर रखिए, कभी भी मांगे जा सकते हैं। हाँ, 2018 से पहले कि आप डिलीट करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर आपके पास आपकी काउंटिंग है कि चीज़ें कितनी है, कहाँ है, किस हालत में है, तो आप उनको प्रोटेक्ट कर पाओगे। आपको खुद ही नहीं पता मेरे पास क्या क्या है और कहाँ है, तो कोई ले जाएगा, उसमें फिर आपकी ही गलती है, ठीक है। टू असर्टेन द ऑपरेशनल प्रॉफिट और लॉस, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर एक बिजनेस को, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है, हम जो अकाउंटिंग में इस साल सीखेंगे
कि किस तरीके से एक बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन किया जाए। तो हम अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि वी आर रिक्वायर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी या ऑफ द फर्म ऑफ द सोल प्रोप्राइटर, ये हमको आइडेंटिफाई करना है, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, टू असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन, आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं, आपको मैं क्या बता चुका हूं स्टार्टिंग में, ये सारी चीजें बता चुका हूं कि आपको ने क्या अर्न किया और क्या आपकी पोजीशन है। तो ये सारी चीजों को असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, यानी इसमें हम दो चीजों को मेनली देखते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी को, ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट। अगर आपने कॉमर्स लिया है, अकाउंटेंसी आपने स्टार्ट किया है, तो आपको पता होगा कि वी आर रिक्वायर्ड टू असरटेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है, इसलिए हम अकाउंटिंग करते हैं। टू नेक्स्ट है हमारा टू फैसिलिटेट द रैशनल डिसीजन मेकिंग। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पास 4 ब्रांच है ABCD, आप एग्जाम्पल के तौर पे ABCD, ठीक है, आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो कौन सी ब्रांच को हम बंद करने वाले थे? अगर आपको इन चारों में से बंद करना है तो आपको पता होगा हमने बोला था कि हम D ब्रांच को बंद कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, बिकॉज उसको कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है। अगर मुझे चारों में से बंद करने को किसी को कहा जाएगा तो मैं किसको बंद करूंगा, कौन सी कंपनी को बंद करूंगा? ठीक है, जो भी हमारी क्लास देख रहे हैं जल्दी से ना क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो हमारे लिए डिसीजन लेना बड़ा आसान हो गया था कि कौन सी ब्रांच को बंद करना है, D को बंद करना है, बिकॉज उसको 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, बाकी सारी ब्रांचेस एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस या प्रॉफिट में चल रही हैं। तो ये हमें डिसीजन लेने में मदद करता है, इसलिए अकाउंटिंग रिक्वायर्ड है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। क्या चीज की प्रोसेस है? हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसको हमको डिलीवर करना है। किसको डिलीवर करना है? यूजर्स को। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, अकाउंटिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है? इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। आपकी साल भर में जो मार्कशीट रेडी हुई, टीचर ने जो टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 और जो भी है आपने एक प्रिपेयर किया, उससे क्या रेडी हुआ? मार्कशीट रेडी हुई। वो मार्कशीट किसके लिए? यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप खुद उसके यूजर हो सकते हो, आपके पेरेंट्स यूजर हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, आपके कलीग्स, जो भी है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम का काम करती है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिपेयर की जाती है। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि अकाउंटिंग करने के क्या उद्देश्य, हिंदी में क्या होगा? उद्देश्य, ठीक है, लेखांकन के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला उद्देश्य आपने क्या पढ़ा कि भाई सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना है, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। तीसरा, प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करना है। चौथा, आपको बैलेंस शीट बनानी है या पोजीशन फाइंड आउट करनी है। पांचवा, डिसीजन लेना है। छठा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है टू द यूजर। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, विशेषताएं क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पहली विशेषता क्या है? ये रिकॉर्ड्स करता है इकोनॉमिक इवेंट्स को। इकोनॉमिक इवेंट्स यानी कि मॉनेटरी इवेंट, जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आज मैं अपने दोस्त से मिला। मैंने क्या बोला? आज मैं अपने दोस्त से मिला। ये भी एक इवेंट था, लेकिन ये कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिक इवेंट नहीं था, ठीक है। अब मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं। मैं अपने दोस्त से मिला, फिर हमने खाना ऑर्डर किया, ठीक है, और फिर बाद में 500 रुपए का बिल बना। तो ये 500 रुपए जो है वो इकोनॉमिक इवेंट हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए जैसे दोस्त से मिला, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। मैं अपने क्लाइंट से मिला, मैं अपने कस्टमर से मिला, फिर हमने उनके लिए कुछ खाना ऑर्डर किया और लास्ट में 500 का हमने बिल पे किया। ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये इकोनॉमिक इवेंट हो सकता है, जिसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती हैं और जिसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व होता है, बिजनेस से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन होता है। तो इकोनॉमिक, ये रिकॉर्ड करता है इकोनॉमिक इवेंट्स को, यानी मॉनेटरी इवेंट्स को, नॉन मॉनेटरी को नहीं करता। मैं अपने दोस्त से मिला, ये एक नॉन मॉनेटरी इवेंट था। मैं अपने दोस्त से मिला, उसमें पैसा खर्च हुआ, बट ये नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन था। मैं अपने क्लाइंट से मिला और उसको खाना ऑर्डर किया, फिर हमने बिल पे किया, ये इकोनॉमिक इवेंट है, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। इनको रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो पहली चीज, रिकॉर्ड्स ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो। फिर ये करता है आइडेंटिफाई कि बिजनेस ट्रांजेक्शन या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्ड करता है कम्युनिकेशन। ये सारा एक पूरा का पूरा प्रोसेस का हिस्सा है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन में सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है, फिर उसको मेजर किया इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि अकाउंटिंग ओनली रिकॉर्ड्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को कभी रिकॉर्ड नहीं करता है। तीसरी चीज है रिकॉर्डिंग। चौथा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये जो यूजर को हमने इंफॉर्मेशन दी है ना, इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ठीक है। आगे मैं यूजर्स के बारे में भी डिटेल में हम पढ़ेंगे,
इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, ये बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन बताता है। क्या इन्फॉर्मेशन बताता है आपको? मैंने बताया था कि भाई प्रॉफिट है हुआ है बिजनेस को या लॉस हुआ है, ठीक है। पोजीशन एसेट्स कितनी है एंड लाइबिलिटीज कितनी है, ठीक है, यानी इसको क्या कहते हैं? पोजीशन स्टेट, ठीक है, इसको कहा जाता है पोजीशन। दूसरा, इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड यूजर, ये मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, ये लास्ट काम होगा इसका कि हमने जो इन्फॉर्मेशन रेडी की है, प्रिपेयर की है, उसको अल्टीमेट यूजर तक पहुंचाना। बार बार यूजर आ रहा है, याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है चैप्टर फर्स्ट में, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। आपने मीनिंग में भी देखा, आपने फीचर्स, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, सभी में आपने देखा यूजर्स। तो भाई ये यूजर्स होते कौन है? बहुत जल्दी हम यूजर्स तक भी पहुंचेंगे, अभी मैं आगे जाके आपको नहीं बताना चाहता। अब अकाउंटिंग के बेनिफिट्स या एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? आप कई बुक्स में देखोगे इस तरीके से भी क्लासिफाई किया हुआ है, एडवांटेज टू द इन्वेस्टर्स, एडवांटेज टू द प्रोप्राइटर, एडवांटेज टू द गवर्नमेंट, एडवांटेज टू द कस्टमर्स। और मैंने यहाँ पर आपको नटसेल में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, बस आप उस तरीके से याद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहली चीज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। देखो अगेन इंफॉर्मेशन की बात आ गई, यानी ये आपको वित्तीय सूचनाएं प्रोवाइड करता है बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट क्या है, लॉस कितना है, बिजनेस के प्लान्स क्या क्या हैं, ठीक है, बिजनेस का कौन सा सेगमेंट सही चल रहा है, कौन सा गड़बड़ चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस से रिलेटेड आपको कहाँ मिल जाएगी? अकाउंटिंग में मिल जाती है लगभग लगभग, ठीक है। दूसरा है असर्टेन टू दी असिस्टेंस टू दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बड़ी मदद करता है, क्योंकि मैनेजमेंट जितने भी डिसीजन लेता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पर बेस्ड होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपके पास कि 4 ब्रांचेस है हमारे पास, ABCD, इनका इसका 5 लाख का प्रॉफिट है, इसका 2 लाख का प्रॉफिट है, इसका 0 है, इसका -1 लाख है, ठीक है, यानी कि लॉस है, 1 लाख का क्या है? लॉस है। तो आपने क्या कहा था कि सर ब्रांच कौन सी बंद कर दो? डी को बंद कर दो। अगर बंद करने की बात आएगी तो इस टाइप के डिसीजन कौन लेता है? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट किस पर बेस्ड ये सारे डिसीजन लेता है, ठीक है। एडवांटेज यानी कि कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग के ऊपर। नेक्स्ट है रिप्लेस मेमोरी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि आज से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरा दादी का स्टाइल था कि वो अपनी एक रस्सी में गांठ बांध के रखती थी कौन सी चीज़ कब कैसे होनी है, ठीक है, किससे कितना लेना है कितना देना है। वैसे ही क्योंकि वो लिमिटेड ट्रांजेक्शन थे। अब अगर सोचो अगर दादी दिन भर में 10 लोगों को पैसा उधार बांटती या 10 लोगों से पैसा उधार वसूली करती, तो एक महीने में तो 300 हो जाते हैं। तो 300 लोगों के लिए वो रस्सी कितनी लंबी हो जाती है ना। तो अकाउंटिंग ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं क्या कर दिया, सहूलियत दे दी हमको कि हमारे पास जब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं तो उनको याद करने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग। हम लिख कर रखते हैं, ठीक है, नहीं तो याद नहीं रख पाओगे ना। आपसे, जैसे मैंने आपसे आपका ही रिकॉर्ड पूछा कि 5th क्लास में आपका मैथ्स में कितना मार्क्स था, आप 11 6 साल बाद पूछ रहा हूँ मैं आपसे ये चीज़, ठीक है। गवर्नमेंट 8 साल बाद भी पूछ सकती है, मैं आपसे 6 साल बाद पूछ रहा हूँ, ठीक है। बिजनेस के ट्रांजेक्शन के बारे में गवर्नमेंट 8 साल के बाद पूछ सकती है, मैं 6 साल बाद पूछ रहा हूँ कि 5th में आपके मैथ्स में मार्क्स कितने थे। शायद आपको ना पता हो, बट आप घर जाओगे, मार्कशीट उठाओगे, देखकर बता सकते हो, क्योंकि उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन है। ये तभी पॉसिबल है जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये एडवांटेज हो गया अकाउंटिंग का कि आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में लोड रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे लिख के रखो, जब ज़रूरत पड़ेगी उठाना डायरी, उठाना अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और चेक करके बता सकते हो। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी में आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ पर किया, ABCD कौन सा बेहतर है, सब में बराबर पैसा लगा चारों ब्रांच में, आप बोलोगे सर ए बेहतर है। कौन सा सबसे खराब है? आप बोलोगे डी खराब है। किसको बंद कर दूं? आप बोलोगे डी को बंद कर दो। तो कहीं ना कहीं ये हमें कंपैरेटिव स्टडी में हमें इन सब में अच्छा बुरा समझाने में मदद कर रहा है। आपके जब मार्कशीट में मार्क्स लिखे होते हैं, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत वगैरह, तो आप उसमें आइडेंटिफाई करके बता सकते हो ना, कंपेयर करके कि किस में ज्यादा मार्क्स आए। सर जैसे आपका परसेंटेज होता है वो तो एवरेज होता है, इकोनॉमिक्स में आपने एवरेज पढ़ा होगा, परसेंटेज इज एवरेज। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे अच्छा कौन से सब्जेक्ट में आपका मार्क्स था, तो आप बता सकते हो ना कंपेयर करके। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपने अकाउंटिंग की हो। ऐसे बिजनेस में कौन से साल का प्रॉफिट अच्छा है, कौन से ब्रांच का प्रॉफिट अच्छा है, ये कंपेयर करना आसान हो जाएगा। 12th में आपको कंपैरेटिव स्टडी करने को वैसे भी मिलेगी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आप बनाओगे, तो ये हमें कंपैरेटिव स्टडी में काफी मदद करता है। फैसिलिटेट्स द सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। भाई जो गवर्नमेंट को टैक्स होगा, आपने सुना होगा कि प्रॉफिट का 30%, मैक्सिमम बच्चों ने सुना होगा कि प्रॉफिट का 30% टैक्स हमको क्या करना होता है, टैक्स पेबल होता है, यानी टैक्स पे करना होता है टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स इनकम पर लगता है, और इनकम क्या होती है? प्रॉफिट। कंपनी की इनकम क्या होती है? प्रॉफिट। प्रॉफिट आएगा कैसे?
खुद से मैं पूछता हूँ, प्रॉफिट आएगा कैसे? हाउ टू डिटरमाइन द प्रॉफिट? अगर कोई आपसे पूछे कि प्रॉफिट आएगा कैसे, तो आप क्या बोलोगे, कैसे आएगा प्रॉफिट? राधे राधे दीपक। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि प्रॉफिट कैसे आएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सर प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद आएगा प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आएगा, और जब प्रॉफिट आएगा तभी तो आप टैक्स पे कर पाओगे। तो गवर्नमेंट का टैक्स अगर आपको पे करना है तो आपके लिए क्या जरूरी है? अकाउंटिंग करना जरूरी है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कि आप अकाउंटिंग करोगे तो गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के लिए आपको कितना पे करना है वो इजिली आप कैलकुलेट कर पाओगे। नेक्स्ट है हमारा एविडेंस इन कोर्ट। क्या है? एविडेंस इन कोर्ट। सबूत के तौर पर अगर आपको कल को नोटिस आ जाता है, आपको किसी डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट से, या थोड़ी देर के लिए आप ये समझ लो आपके ऊपर कोई स्क्रूटनी हो जाती है, आपके ऊपर रेड पड़ जाती है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि सर आपका प्रॉफिट 50 करोड़ का था, 50 सीआर का था, ठीक है, लेकिन 50 सीआर के अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स बनता है वो 15 सीआर का बनता है, ठीक है, 30%, 30% टैक्स लगता है। आपसे कहा जाता है 15 करोड़ का टैक्स देना था, लेकिन आपने 5 करोड़ दिया, आपने पूरा का पूरा टैक्स छिपा लिया, हमसे बचा लिया। तो इन दैट केस आपको अपनी अकाउंटिंग एज अ प्रूफ के तौर पे आपको कोर्ट में शो करनी पड़ेगी कि नहीं मेरा प्रॉफिट ही कम था इसलिए मैंने टैक्स ही कम दिया। तो आपका सबूत के तौर पर कोर्ट में काम कर सकती है अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन या आपको किसी प्रकार की स्क्रूटनी होती है। इन दैट केस आपकी अकाउंटिंग आपको कोर्ट में एक सबूत के तौर पर काम आएगी। तो ये सारे एडवांटेज हैं अकाउंटिंग के, ये बिजनेसमैन को भी हो सकते हैं। कुछ एडवांटेज हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि कस्टमर को एक कंपनी को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी कंपनी बेहतर है। तो नॉर्मली वो क्या देखता है, किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा चल रहा है, जैसे जियो और एयरटेल, ठीक है, जियो और एयरटेल दोनों में से कौन सी बेहतर है, तो आप नॉर्मली प्रॉफिट देखोगे। अगर प्रॉफिट एयरटेल का अच्छा है तो अभी एयरटेल बेहतर कर रही है, जियो का अच्छा है तो जियो बेहतर कर रहा है, ठीक है, बीएसएनएल का प्रॉफिट गड़बड़ है इसलिए तो बीएसएनएल का सिम नहीं यूज करते हो आप लोग, ठीक है। तो ये कस्टमर के हिसाब से भी हो सकता है। दूसरा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है भाई, कुछ ना कुछ कमियां भी होती हैं, हर सुख के अपने दुख होते हैं, ठीक है, हर सुख के अपने दुख होते हैं। अगर इसके बहुत सारे सुख हैं तो कुछ दुख भी है। अकाउंटिंग सब कुछ नहीं दे सकती, ठीक है, अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस हैं, बाधाएं हैं, सीमाएं हैं। तो पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस, अकाउंटिंग बेस्ड ऑन एविडेंस। और आपने मूवीज में बहुत सारी वेब सीरीज में देखा होगा, एविडेंस मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उन्हें मैनिपुलेट किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है। अगर एविडेंस, अगर हमारी इंफॉर्मेशन ही गलत है, सोर्स डॉक्यूमेंट ही गलत है, जहां से इंफॉर्मेशन उठाई गई है वही गलत है, तो अकाउंटिंग भी गलत होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपको घर वालों ने भेजा कि जाओ बेटा ये 100 रुपए लो और मार्केट से सब्जियां लेकर आना, ठीक है। तो आपने कहा ठीक है मैं सब्जियां लेकर आता हूं। अब मार्केट में सब्जियां मिली 80 रुपए की, ठीक है, मार्केट में सब्जियां मिली। चलो सब्जी की जगह तुमको एक कॉपी चाहिए थी, एक नोटबुक, थोड़ा नोटबुक पे हम आते हैं। तो मार्केट में आप गए और आपने कहा भैया एक नोटबुक दे दो। भैया ने एक 100 रुपए की एमआरपी वाला रजिस्टर उठाया और आपको उठा के हाथ में थमाया और बोला ये लो भैया 80 रुपए, ठीक है। अब आपका खुरापाती दिमाग चलता है यहाँ पे, यार भूख लगी है, नाश्ता करना है, समोसा खाना है, ठीक है, कोई फेमस राजस्थान स्वीट्स वगैरह ऐसा कुछ करके जो आपके यहाँ होगा। आपने कहा वहाँ चलेंगे, बढ़िया 2 समोसे मिलेंगे 20 रुपए के, ठीक है, ठीक है, 2 एक भी मिल सकता है, महंगाई का ज़माना है। तो आपने कहा लेकिन यार घर पे तो बताना पड़ेगा कि कितने का कॉपी है। तुम्हारे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना इस स्टेशनरी वाले से बोले भैया बिल बनाओ, भैया बिल बना दो, एक कैश मेमो बना दो। कैश मेमो उन्होंने बना दिया 100 रुपए का, ठीक है, और आपने उनको 80 रुपए दिए और घर आ गए, भैया बना दो यार प्लीज़, समोसे खाने हैं, घर वाले बिल मांगे। अब आपने घर पे जाके वो 100 रुपए का रजिस्टर दिखाया और बोला मम्मी हो गया 100। तो ये बताओ, अगर वो उस चीज़ को रिकॉर्ड करती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो तो 100 पे ही रिकॉर्ड करेंगी, बट वो थी कितने की, 80 रुपीज़ की। यहाँ पर आप मैन्युपुलेट कर सकते हो। इसीलिए अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। जो होता है, जो दिख रहा होता है, आपने कई बार सुना होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बहुत सारे प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में जहाँ बिल लगता है, लोग बिल बनवा बढ़वा के बनवा लेते हैं। अब उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग हो जाती है, तो वो सत्य तो नहीं है, 100% करेक्ट तो नहीं है, लेकिन क्या करें, यही सिस्टम बनाया गया है तो चल रहा है। इसीलिए अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, पहला लिमिटेशन। दूसरा, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हो सकता है जिस पर भरोसा ही ना हो, ठीक है, ऐसा कई बार होता है, मतलब आप रिलाय नहीं कर सकते उस पर।
कई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप मानोगे ही नहीं, होती हैं, ठीक है। जैसे आपने फ्यूल का प्राइस अगर सपोज करो 115 रुपये चल रहा है, लेकिन आपने फ्यूल का प्राइस 120 मेंशन कर दिया, हम रिलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अब उसने सामने वाले ने जोड़ दिया कि मैं लेने गया था, उसका जिसको भेजाया था उसका खर्चा वगैरह, कुछ भी अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, ये एक बड़ी बड़ी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। आप जब बात करते हो कि भैया जियो अच्छा है या एयरटेल अच्छा है, ठीक है, जब आप बात करते हो जियो अच्छा है या एयरटेल अच्छा है, एसबीआई अच्छा है या आईसीआईसीआई अच्छा है, तो आप बहुत हद तक आप अपने हिसाब से चीजें देखते हो, ना कि वहां वो क्या चीजें दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को, अपने कस्टमर को, वो चीजें देखते हो। जैसे मैं बात करूं, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को बहुत अच्छी सर्विसेज देती है, ठीक है, तो आप नॉर्मली क्या, जैसे अभी मैं देखता हूं कि जियो का नेटवर्क बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, एयरटेल का नहीं होता है, लेकिन जहां पर जियो का 5G मिलता है वहां एयरटेल का नहीं मिलता नॉर्मली, तो हम क्या बोलेंगे, जियो अच्छा है। लेकिन क्वालिटी सर्विस के हिसाब से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रहे हैं, कभी अच्छा चल रहा है कभी खराब चल रहा है, तो भाई क्वालिटी को क्यों नहीं देख रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहे हो, सस्ता कौन सा है, ठीक है, सर ये 340 रुपए में, 300 रुपए में वो चीज देता है जो ये 349 में देता है, आपको ये दिख रहा है, सीधा सीधा 49 रुपीज का महंगा दिख रहा है, बट क्वालिटी, क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को आप क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। तो जब हम नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं जब किसी कंपनी को, तो अच्छा बुरा भूल जाते हैं, किसी ने अच्छी सर्विस दी उसी प्राइस में, किसी ने खराब सर्विस दी, तो भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा पैसा कम लेके सर आप खराब सर्विस दे रहे हो, जैसे जियो पैसा कम ले रहा है लेकिन खराब सर्विस दे रहा है, एयरटेल थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले रहा है, तो आप इन चीजों को इग्नोर कर जाते हो। तो नॉर्मली अकाउंटिंग इग्नोर करती है, सिर्फ अकाउंटिंग क्या दिखाएगी डायरेक्टली, किसका ज्यादा प्रॉफिट है ये दिखाएगी, ये नहीं दिखाएगी किसने कितनी अच्छी सर्विस दी। रिलायंस और टाटा के बीच में, टाटा अपना मैक्सिमम पैसा, मैक्सिमम अर्निंग अपने एम्प्लॉयज के ऊपर एज अ बोनस और ये फैसिलिटीज में खर्च कर देता है, जबकि रिलायंस नहीं करता, लेकिन पूरी दुनिया में आपके रिलायंस का बोलबाला कि रिलायंस के पास ये है, रिलायंस के पास वो है, रिलायंस नंबर 1 कंपनी है। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है, इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। पिछले साल आपने देखा, जैसे मैं पेट्रोल की प्राइस की बात करता हूं, तो पेट्रोल 2025 में लगभग 106 रुपए था, ड्यू टू द हम कह सकते हैं ईरान इजराइल वॉर। अभी 2026 में प्राइस लगभग लगभग ये चल रहा है, आप यहाँ पे सीधा सीधा देखोगे तो कितने रुपए का डिफरेंस आ गया, 9 रुपीज का डिफरेंस आ गया, ठीक है। आज का ही डेटा है, इंडिया की महंगाई अपने हाईएस्ट लेवल पर है, ठीक है, हाईएस्ट 9.8%, जो होलसेल इंडेक्स प्राइस होती है महंगाई दर, वो हाईएस्ट लेवल पर है। अब इसकी वजह से अगर महंगाई बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, कोई भी बंदा होगा, जैसे अगर मैं आपके यहाँ पर बस चलती होगी, ऑटो चलते होंगे, अगर उनका किराया अभी भी फिक्स है, प्राइस तो एक दिन में 109 रुपए बढ़ गया, लेकिन क्या वो लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह की डेस्टिनेशन, सपोज 40 किलोमीटर्स का जो किराया था वो 50 रुपीज था, क्या जैसे ही 9 रुपए का पेट्रोल बढ़ेगा क्या वो अगले ही दिन इसको 50 से बढ़ाकर क्या 55 कर देंगे, नहीं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा बेचारों को, वहां तक पहुंचने पे एसोसिएशन बुलानी पड़ेगी, फिर जाके होगा एडीसी। लेकिन उस टाइम पीरियड तक जब तक हमने महंगा फ्यूल खरीद के सेम प्राइस पे हम लोग यात्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, तब तक हमारा प्रॉफिट तो डाउन होगा ना। तो कई बार प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से या टेम्परेरी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से हम क्या नहीं कर पाते, प्राइस लेवल हमारा जो है उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, और हम क्या कहेंगे, सपोज 2026 में 115 का ये रेट जो है वो अगर 4 महीने भी रहा, तो इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट, अगर प्राइस लगभग 8% बढ़ा, तो प्रॉफिट डेफिनेटली फ्यूल की वजह से 8%, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का प्रॉफिट तो 8% डाउन हो जाएगा। इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर बर्बाद है, ये तो अच्छा रिटर्न दे ही नहीं रहा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये भी तो देखो कि यहाँ पर फ्यूल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर रिटर्न 9% से कम देगा लगभग। दूसरी चीज मे लीड्स टू द विंडो ड्रेसिंग, कई बार इसमें इधर उधर सुधार कर दिया जाता है। एक दो कंपनियां हिस्ट्री में ऐसी हुई हैं जिनमें विंडो ड्रेसिंग की वजह से बर्बादी हो गई, जब लोगों को पता चला। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है, सपोज करिए किसी कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, देखो विंडो ड्रेसिंग कैसे होती है, तुम्हारे मार्क्स आए 33, ठीक है, 33 मार्क्स आए, आपने क्या कर दिया इसको इस तरीके से, ठीक है, पता ही नहीं चलने दिया, और पेरेंट्स से वाह वाही बटोली, वाह बेटा क्या मार्क्स लाया मेरा बच्चा, ठीक है, तो ये कहलाता है विंडो ड्रेसिंग। तो कई बार हमारे पास 50 लाख का लॉस है, इस लॉस को हमने प्रॉफिट में दिखा दिया, ठीक है, लोगों को खुश करने के लिए, या आपने मार्क्स बढ़ाकर दिखा दिए, तो इस तरीके से भी होता है, दैट इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। और ये एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग का, कि कई बार अकाउंटेंट अपने कस्टमर्स या अपने कस्टमर्स या फिर अपने, एक सेकेंड,
अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए ये लोग जानबूझ के इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस को मैनिपुलेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का प्रोसेस है टू असरटेन द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये पूरी की पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम यहां पर देखेंगे। तो अकाउंटिंग का प्रोसेस, अगर अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी है तो प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसको आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है या नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बिजनेस ट्रांजेक्शन और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक इवेंट है या नॉन इकोनॉमिक इवेंट है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे मैंने बोला था, मैं अपने आज दोस्त से मिला, अपने फ्रेंड से मिला, ये एक नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। मिलना नॉन इकोनॉमिक इवेंट है। ठीक है, हमने खाना खाया, डेफिनेटली इकोनॉमिक इवेंट है, उसमें पैसा खर्च होगा, लेकिन वो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फिर मैंने आपसे थोड़ी देर बाद कहा कि मैं अपने क्लाइंट से मिला, अपने कस्टमर से मिला। ठीक है, फिर मैंने उनके लिए कुछ खाना अरेंज किया या खाना ऑर्डर किया और उसका पेमेंट किया, 1000 रुपये हो गया। तो ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ भैया, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन था, इकोनॉमिक इवेंट था और ये बिजनेस ट्रांजेक्शन था। अब आपको क्या करना है? उसको मेजर करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? मेजर करना है। किस में मेजर करना है? मनी में। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना ऑर्डर किया, खाना ऑर्डर किया तो डेफिनेटली पैसा तो लगा होगा, लेकिन कितना, ये जरूरी है। तो मनी में आपने मेजर कर लिया। अब जैसे ही आपने मनी में मेजर किया, फिर आप इसको क्या करोगे? रिकॉर्ड करोगे। रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास दो साधन है नॉर्मली। ठीक है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। या तो आप जर्नल करोगे, जर्नल एंट्री जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट होता है, या आप सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करोगे। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। अकाउंट्स में हम ये जो पूरी प्रोसेस देख रहे हो ना, द होल प्रोसेस हम लोग पूरे साल रिपीट करने वाले हैं। मतलब रिपीट क्या करने वाले हैं, हम यही पढ़ने वाले हैं, यहां से लेकर यहां तक ही हम लोग, लगभग यहां तक भी नहीं, हम लोग समराइज तक पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी का इन्फॉर्मेशन जो है वो बाकी जो पार्ट है वो अकाउंटिंग का हिस्सा ना होकर ये समझ लो कोरियर वाला हिस्सा, यहाँ तक पढ़ लेंगे। ये आप 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, यहाँ तक पढ़ना है आपको समरी। आपने रिकॉर्ड किया, या तो जर्नल के फॉर्म में करोगे या सब्सिडरी बुक के फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, या फिर सब्सिडरी बुक्स आप मेंटेन कर सकते हो। जो पहले बड़े इंटरप्राइज होते थे वो सब्सिडरी बुक मेंटेन करते थे, छोटे जर्नल, आजकल सब लोग ही जर्नल ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब क्योंकि सॉफ्टवेयर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है। फिर है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि जर्नल का मतलब होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब है जैसे जैसे ट्रांजिशन बिजनेस में होते जा रहे हैं, आपने खरीदा, बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर सैलरी दी, आप जैसे जैसे ट्रांजिशन करते जाते हो, क्रोनोलॉजिकली आप रिकॉर्ड करते चले जाते हो। क्लासिफिकेशन का मतलब है टोटल कितना खरीदा, टोटल कितना बेचा, टोटल कितना बेच के वापस किया आया या खरीद के वापस किया, इसको बोलते हैं लेजर। क्या बोलते हैं इसको? लेजर बोलते हैं। लेजर यानी कि अकाउंट्स। ठीक है, या हम बोल सकते हैं खाते। ठीक है, लेजर यानी लेजर बुक होती है जिसमें बहुत सारे, हम क्या बनाते हैं लेजर बुक में, लेजर्स बुक में हम क्या बनाएंगे? बहुत सारे खाते बनाएंगे, यानी सेपरेट चीज को सेपरेट जगह लिखेंगे। ठीक है, जैसे एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग आपके नाम लिखे होते हैं। फिर आप एक आपका खुद का एक फोल्डर होता है आपका पूरा, उसमें एक सीआर क्रेडिट रिपोर्ट रेडी होती है कि ये बंदा कैसा है, इसके मम्मी पापा सारे डॉक्यूमेंट, मम्मी पापा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सब कुछ एक फोल्डर में लिखी होती है। वो एक फोल्डर कहलाता है लेजर या अकाउंट। ठीक है, या बैंक में जैसे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन किसका कौन सा ट्रांजेक्शन है वो उसके खाते में लिखा जाता है। तो खाता एक पर्सनल चीज होती है या एक पर्टिकुलर चीज होती है जिसमें पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं। जैसे जर्नल में सेल परचेज सब कुछ एक ही जगह लिखते चले जा रहे हैं, डेट वाइज एंड टाइम वाइज। लेकिन अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट में ओनली सेल्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, परचेज अकाउंट में ओनली परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये अकाउंट्स, यानी फिर हम इसको करते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं समरी की। तो समरी में सबसे पहले क्या बनता है? समरी में सबसे पहले बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस हम इसमें दो चीजें बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस साल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एंड ट्रायल बैलेंस बनेगा समरी में सबसे पहले, इसके ऊपर पी एंड बैलेंस शीट। यही पी बताता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, एंड बैलेंस शीट बताती है हमारी पोजीशन की, जो पैसा हमने लगाया था उसकी पोजीशन क्या है, हमने जो एसेट्स खरीदे थे उनके आज क्या वैल्यू है, हमने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी उसकी क्या वैल्यू बची हुई है। फिर हम इनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज मैंने जैसे आपसे बताया था कि भाई कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है,
तो उनके रीजंस क्या हो सकते हैं, या फिर आपके करंट एसेट्स के कंपेयर में करंट लायबिलिटी कितनी है, ठीक है, आपके पास डेट कितना है, इक्विटी कितनी है, इस टाइप की कुछ चीजें एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी की जाती है कि पिछले साल के कंपेयर में इस साल हमने सेल हमारी बढ़ी है या कम हुई है, प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होती है, लागत हमारी बढ़ी है या कम हुई है, ये सब कुछ एनालिसिस पार्ट में किया जाता है, ये 12th में आपको देखने को मिले। फिर उन चीजों को इंटरप्रेट करना, ठीक है, एक्सेल के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, और लास्ट में उनको कम्युनिकेट कर देना किसके साथ, यूजर्स के साथ। अगेन यहां पर बात आ जाती है यूजर्स की कि व्हाट आर दी यूजर्स, कौन होते हैं, क्या होता है ये यूजर। यूजर यानी कि उसके उपयोग करने वाले, लेकिन होते कौन कौन है, ठीक है, तो वो हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। इससे पहले मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको यूजर्स ही बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि बार बार ये यूजर्स आपका दिमाग तो खराब कर रहे होंगे। ये लीजिए, आपके पास है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कौन होते हैं ये अकाउंटिंग यूजर्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स या उपयोगकर्ता, ठीक है। वो लोग जो अकाउंटिंग कंपनी की अकाउंटिंग से मतलब रखते हैं, वो लोग जो कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके यूजफुल डिसीजंस लेते हैं, उनको हम यूजर कहते हैं। इनको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं बेटा, जो कंपनी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी के अंदर ही है, कंपनी में जिनका एक्सेस है। जैसे कंपनी में एक्सेस होता है ऑनर, मालिकों का, ठीक है, इनको शेयर होल्डर भी बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, शेयर होल्डर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स, इनको आपने कई बार सुना होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को रन करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट इसीलिए बोलते हैं। फिर मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं आ जाता है इसमें, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट जो कंपनी के मैनेजर वगैरह है। कंपनी के एम्प्लॉयज, कुछ बुक्स में ध्यान देना, इसमें मैं स्टार लगा देता हूँ, आपको जैसा पढ़ाया जाए वैसा, क्योंकि 11th लोकल क्लास होती है, आपका टीचर से भी आप एक बार कंफर्म कर लेना उन्होंने क्या पढ़ा है। कुछ लोग एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि इंटरनल यूजर हैं, कुछ बुक्स में इंटरनल यूजर बोला गया है, कुछ बुक में नहीं बोला गया। एम्प्लॉयज को इंटरनल यूजर क्यों बोला जाता है, क्योंकि देखो, एम्प्लॉय तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होता है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी होता है। वो जब कंपनी की अकाउंटिंग करेगा तो सीधी सी बात है, उसको इन्फॉर्मेशन पूरी पता होती है, और वो यूजर तो होता ही है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि उसे उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके, या उसी ने तो बनाई होती है कहीं ना कहीं। तो ये हम कह सकते हैं यूजर हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि वो तो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करता है, यूजर नहीं होता है। तो कुछ बुक्स में उसको यूजर, और दूसरी चीज सब तक एक्सेस भी नहीं रहता, सारे एम्प्लॉयज नहीं, ऑल एम्प्लॉयज नहीं, वो एम्प्लॉयज जिन तक कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, सबके पास एक्सेस नहीं होता। आपके पेरेंट्स भी अगर किसी कंपनी में काम करते होंगे, उनसे पूछना आपकी आपकी कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना होने वाला है, ये अगर पता है क्या, उनके पास कुछ पता ही नहीं होगा, कितनी सेल है कुछ नहीं पता होगा। तो सब तक एक्सेस नहीं रहता है, तो सारे एम्प्लॉयज तक एक्सेस नहीं रहता है, सारे एम्प्लॉयज को मतलब नहीं रहता है, कुछ लोगों को मतलब रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं एम्प्लॉय कंपनी के अंदर होते हैं, दैट्स वाई उनको इंटरनल यूजर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। और कुछ लोग मानते हैं कि नहीं भाई, एम्प्लॉयज तक एक्सेस नहीं होता है, वो मांगते हैं तब भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती उनको, इसलिए इनको बाहर रखो। अगर ये पता चल जाएगा इनको कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो ये लोग तो स्ट्राइक कर देंगे, सैलरी बढ़वाने लगेंगे। हाँ, पार्टनर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरनल यूजर, क्योंकि पार्टनर कहीं ना कहीं ओनर्स की तरह ही होता है। जो पार्टनरशिप फर्म होती है, अगर 12th में अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा होगा, तो चैप्टर 2 में आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे होंगे। तो सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, HUF। तो पार्टनरशिप में जो बंदे पार्टनर होते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं ऑनर ही तो कहेंगे ना, तो ऑनर्स को आप पार्टनर्स भी बोल सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कुछ लोग ऐसे जो कंपनी को बाहर से देख रहे होते हैं, लेकिन कंपनी में किसी टाइप का एक्सेस उनको नहीं मिलता है नॉर्मली, या डायरेक्टली तो नहीं मिलता, जैसे इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स के साथ आप एक वर्ड यूज करना, फ्यूचर इन्वेस्टर्स, ठीक है। फ्यूचर इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर हम बोल सकते हैं। जो लोग किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अभी इन्वेस्ट किया नहीं है, इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, ऐसे इन्वेस्टर्स को हम फ्यूचर इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर बोलते हैं। क्योंकि इन्वेस्ट करने के बाद आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हो, तो फिर तो आप कंपनी का ओनर बन जाते हो, शेयर होल्डर बन जाते हो, इसलिए फ्यूचर इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। क्रेडिटर्स, जो क्रेडिटर्स, या हम यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं सप्लायर, ठीक है। अगर आपका बिजनेस होगा तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर आप आज पूरा धंधा जो है नॉर्मली क्रेडिट पे चलने लगा है, ठीक है, उधार पे। अगर किसी बंदे ने, ये XYZ कंपनी है, ठीक है, ये लाला एंड बाला कंपनी है, लाला एंड बाला सन्स, ठीक है। तो लाला एंड बाला सन्स ने उधार मांगा काला सन्स से, ठीक है, कि भाई हमको कुछ उधार दे दो। तो वो जिनसे हम उधार मांगते हैं, वो ये चेक करेंगे कि लाला एंड बाला सन्स की क्रेडिबिलिटी कैसी है, ये क्या उधार चुका पाते हैं या नहीं।
तो इनकी जो अकाउंटिंग होगी, इनकी जो बैलेंस शीट होगी, इनकी जो P&L होंगे, अगर एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, एक कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वली हैं, मतलब सॉल्वेंसी पोजीशन में है, तो उस कंपनी को कोई भी उधार दे सकता है। लेकिन अगर इसका प्रॉफिट नेगेटिव है, लॉस में चल रही है कंपनी, दुख में साथ नहीं देता भाई कोई भी, सुख में सब साथ देते हैं। पढ़ने वालों का, ठीक है, पढ़ने वाले अगर ना पढ़ने लगे ना तो उनके दोस्त भी भागने लगते हैं उनके साथ। पढ़ने वालों के साथ ज़्यादातर दोस्त क्यों रहना चाहते हैं? मदद करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो अगर ये प्रॉफिट में चल रही होगी कंपनी, तो सप्लायर इजीली इसको उधार दे देगा। अगर ये लॉस में चल रही होगी तो मना कर देगा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ ऐसे एनजीओज होते हैं, कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जो रिसर्च का काम करती है, ठीक है, कुछ पब्लिश करती हैं इंफॉर्मेशन, तो उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनीज की, तो वो भी कहीं ना कहीं कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके मार्केट में डेटा निकालते हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाले हैं, ठीक है। ये कोई एजेंसी है, तो वो चाहेगी ना इस कंपनी के बारे में डेटा निकालना। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा डेटा आता है, कहाँ से आता है? ये लोग रेगुलरली उनको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है इन कंपनीज के बारे में, प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, सो दैट हम जनता को बता सके। गवर्नमेंट किस लिए देखती है इनकी अकाउंटिंग? टैक्स पर्पस के लिए। गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। कंज्यूमर क्यों देखता है? नॉर्मली अच्छा बुरा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आज ओला और ईथर मार्केट में दो ईवी कंपनी है। अगर आपसे कहा जाए कि आपको दोनों में से किसी एक का ईवी कंपनी का स्कूटर बाय करना है, आप नॉर्मली ईथर पे जाओगे, क्योंकि ईथर का प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, मार्केट में उसका वर्चस्व है अभी, ठीक है, प्रॉफिट अच्छा है, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। ओला का प्रॉफिट नेगेटिव पड़ा हुआ है, शेयर मार्केट में हालत खराब है, ठीक है, ग्राफ नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? सर इस कंपनी में पैसा नहीं, इसका प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना और पैसा भी नहीं लगाना। तो कंज्यूमर इसलिए देखता है कि किस कंपनी का प्रोडक्ट खरीदूं। अगर लॉस मेकिंग कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहा है तो बहुत जल्दी क्या होगा? कंपनी मार्केट छोड़कर भाग जाएगी। एक जमाना था सोनी का जो लैपटॉप बहुत फेमस हुआ करता था, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूँ। सोनी मोबाइल भी बनाता था और लैपटॉप भी बनाता था। मोबाइल उस जमाने में जब एप्पल के मोबाइल 50,000 के 40,000 के बिकते थे, इसका सोनी का मोबाइल 50,000 का बिका करता था, ठीक है। मैं ये बात बता रहा हूँ अराउंड 2014 की, 2014 से लेके 2016 तक राज किया एक तरफा इसने, ठीक है। तो सोनी के लैपटॉप और मोबाइल फोन बड़े फेमस हुआ करते थे। 2014 लैपटॉप तो और पहले बंद हो गया था, मोबाइल की बात कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि सोनी एंड्रॉयड फोन लॉन्च करता था, महंगे होते थे, दूसरा लोगों के पास जब एप्पल आया तो लोगों ने इसके फोन धीरे धीरे खरीदना बंद कर दिया। अब जिन लोगों ने, सपोज करो 2017 में ये कंपनी तो मार्केट छोड़ के ही भाग गई लगभग, ठीक है, 2017 में इंडिया से मार्केट छोड़कर भाग गई। अगर इस कंपनी का आपने प्रोडक्ट खरीद लिया होता तो आज सर्विस को मोहताज, ठीक है, पार्ट्स नहीं मिलते मार्केट में, जैसा लैपटॉप यूजर के साथ हो रहा है। मार्केट में आपको सोनी के लैपटॉप और मोबाइल फोन मिल जाएंगे कुछ, लेकिन कंज्यूमर अगर इस टाइम पीरियड में उसके प्रोडक्ट खरीद लिया तो सर्विस नहीं हो पा रही है। इसीलिए आप उन कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदोगे जो मार्केट में बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, उसको दिख रहा है कि हाँ आने वाले 10 सालों तक, 5 सालों तक ये कंपनी एटलीस्ट चलेगी। रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च का वर्क करते हैं, ठीक है, जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, तो वो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके कुछ एनालिसिस करके अपनी थीसिस वगैरह लिखते हैं। आपने सुना होगा ना, मेरी दीदी, मेरे भैया पीएचडी कर रहे हैं, तो वो कुछ रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं जिनको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपनी थीसिस में, अपने रिसर्च वर्क में इंक्लूड करना होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन माने जाते हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो अंदर के लोग हैं जिनके पास डायरेक्टली एक्सेस है कंपनी की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का, उनको हम इंटरनल यूजर कहते हैं। जो बाहर से देख रहे होते हैं, ठीक है, बाहर से देख रहे होते हैं, उनको क्या? एक्सटर्नल यूजर। उनको परमिशन लेकर अंदर जाना पड़ता है, मिल तो जाएगी इनको भी परमिशन, बट परमिशन लेकर अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इकोनॉमिक, सॉरी, थोड़ा सा अपन पहले चलते हैं, जो हम छोड़ कर आए हैं उस पार्ट को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तीन चीजें आती हैं, इससे पहले हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग के भी देयर आर 3 ब्रांचेस, ठीक है, 3 पार्ट में बांटा गया। एक सेकंड, थोड़ा पानी। देयर आर 3 ब्रांचेस में से इससे भी ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। अकाउंटिंग के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बांटा गया है। नॉर्मली 5-7 कैटेगरी होती हैं, लेकिन ये 3 कैटेगरी बहुत फेमस है। सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमारे फाइनेंशियल रिजल्ट्स रेडी किए जाते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होते हैं? कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होता है? ये जो हमने दो चीजें देखी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। नॉर्मली 5 डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। 5 डेटा मतलब पिछला जो एक साल में हुए मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को, इकोनॉमिक इवेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और इनसे हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स कितने हैं, लॉसेस कितने हैं, या बैलेंस शीट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को फाइंड आउट किया जाता है। नॉर्मली इस काम को करने के लिए जो सबसे अच्छा फेमस बंदा है वो है सी। दूसरा कॉस्ट अकाउंटेंट,
ठीक है, या कॉस्ट अकाउंटिंग। आई एम अ सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी। सर कॉस्ट से क्या फायदा होता है, भाई आपने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्राइस, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर कॉस्ट प्राइस ही पता नहीं है तो सेल्स प्राइस नहीं डिसाइड होगी। सेल्स प्राइस जब तक डिसाइड नहीं होगी, मार्केट में सेल्स प्राइस नॉर्मली एमआरपी, जब तक एमआरपी डिसाइड नहीं होगा किसी प्रोडक्ट को कैसे मार्केट में सेल करोगे, नहीं कर पाओगे ना। इसीलिए सही लागत, और अगर हायर द कॉस्ट देन डेफिनेटली हायर द सेल्स प्राइस। और मार्केट में ढेर सारे लोग ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं और तुम्हारी लागत ज्यादा आ रही है, आप नहीं बेच पाओगे। इसलिए लागतों को कम करना, लागतों को मैनेज करना और सही लागत कैलकुलेट करके सही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऐड करके सही एमआरपी डिसाइड करने का काम कॉस्ट अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। ये इस काम के लिए हो गया सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, आई एम अ सीएमए, मैं कह सकता हूँ प्राउडली कि मैं सीएमए हूँ और मैं ये काम किया करता था, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहाँ पर कंपनी का जो एक डेटाबेस मैनेजमेंट हम कह सकते हैं डीबीएमएस, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस, आपने सुना होगा। भाई मैनेजमेंट पूरी की पूरी कंपनी को, कंपनी में क्या चल रहा है, किसका प्रमोशन डिमोशन ट्रांसफर, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को लेकर डिसीजंस लेना। ठीक है, ऐसा नहीं कि देखो सीए ने काम कर दिया, पीएनएल और बैलेंस शीट बना दी, मैंने कॉस्ट शीट बना दी थी। एक सेकंड अब हमने जो सीएमए ने और सीए ने जो काम किया, इन दोनों के काम को मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज करता है। ठीक है, कि कंपनी का प्रॉफिट अगर सही हो रहा है, कौन सी ब्रांच का प्रॉफिट कम हो रहा है उसको बंद करना, ये सारे डिसीजंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लिए जाते हैं। मैनेजर्स जो अकाउंटिंग करता है नॉर्मली, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। किसी इंप्लॉय से रिलेटेड हिसाब किताब रखना, टर्मिनेट करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मतलब एक मैनेजमेंट खुद अपनी इंफॉर्मेशन रखता है, जिसको एमआईएस भी बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेज करता है। और इसमें जो अकाउंटिंग की जरूरत होती है वो कंप्लीट अकाउंटिंग, इसीलिए सीएमए इज आल्सो ऑथराइज फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसके लिए एमबीए लोग जो होते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आपने सुना होगा, तो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अपनी अकाउंटिंग के लिए करती है, एक अलग से अकाउंटिंग करती है, उसको गवर्नमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं, टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं, आजकल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, तो और अदर ब्रांचेस भी हैं। बहुत सारे स्कूल के सिलेबस में ये हो सकता है ना भी हो और हो भी। ठीक है, अब हम तीन चीजों को देख लेते हैं फटाफट, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। देखो बुक कीपिंग का मतलब क्या है, आपने देखा होगा बुक का दो चीजों से मतलब निकला है, बुक एंड कीपिंग। बुक मतलब होते हैं रजिस्टर्स, ठीक है, इस टाइप के रजिस्टर होते हैं। इनमें आप पहले के जमाने में आपने किसी बनिया के यहाँ पर या किसी सुनार या ज्वेलर के यहाँ पर आपने एक रेड कलर की एक बुक देखी होगी, उस पर रेड कलर से वो कवर होता है और हल्का ग्रीन और येलो का मिक्सचर हम कह सकते हैं, उनके पेजेस होते हैं, उनमें वो इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो बुक कीपिंग वहां से ही वर्ड निकला है कि हमारी जो बेसिक अकाउंटिंग है ना, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, ये शुरुआत की जो 4 स्टेप है ये बुक कीपिंग कहलाते हैं। यानी बुक कीपिंग छोटा सा काम है, ठीक है, इसको बुक कीपिंग का। जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहीं से शुरुआत होती है अकाउंटिंग की। क्या शुरुआत होती है वहीं से, अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में जो हमने फाइनल अकाउंट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स वगैरह जो हमारे पीएनएल एंड बैलेंस शीट है, इनको पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट थोड़ी देर के लिए मैं बोल देता हूँ, जहां पे हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, अकाउंटिंग खत्म हो गई थी। इन सबके ऊपर होती है अकाउंटेंसी, या यूं कह लो कि इन सबसे बड़ी है अकाउंटेंसी, जिसमें एनालिसिस का पार्ट भी आप जोड़ लो। ठीक है, और तो और आप कह सकते हो कि अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग होती है, ये सबसे ब्रॉड पार्ट हो गया एनालिसिस का हिस्सा, जिसमें यानी बुक कीपिंग जहां खत्म हुई वहां से अकाउंटिंग शुरू हुई। अकाउंटिंग के ऊपर बियॉन्ड क्या जाती है, अकाउंटेंसी जाती है, जिसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का पूरा काम होता है। एक्सपर्ट लोग अकाउंटेंसी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो पार्ट में, लेकिन मेनली आपको इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक सेकेंड, यहाँ पर तीनों को पहले मीनिंग देख लेते हैं। बुक कीपिंग का क्या मीनिंग है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दस बुक कीपिंग इन्वॉल्व, बुक कीपिंग में क्या इन्वॉल्व होता है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, आपको बताया था स्टार्टिंग में, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, दूसरा मेजर देम इन टर्म्स ऑफ मनी, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासिफाइंग। ये आप 4 काम करते हो बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका डेफिनेशन भी है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। जे आर बॉटली बॉय का डेफिनेशन। ठीक है, क्या है, बुक कीपिंग एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग आर्ट है, साइंस नहीं है, सिंपल आर्ट। और इसके लिए कोई बेसिक
नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग ही चाहिए, बहुत हायर नॉलेज नहीं चाहिए, यानी एक 12th क्लास पास बंदा भी इस अकाउंटिंग को कर सकता है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स, हमारे पास जो सेट ऑफ बुक्स होंगी जर्नल या सब्सिडरी बुक, उसमें रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन द बुक कीपिंग, इट स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। ठीक है, आपने मेरा ये रीजनिंग वाला स्टाइल देखा होगा, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है वहां से क्या शुरू हो जाता है, अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी की, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज, और ये सिस्टमेटिक नॉलेज किसको होता है, सीए, सीएमए, सीपीए, सीएफए वगैरह को। ठीक है, नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट एक्सप्लेन हाउ टू डील विथ द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे डील करना है। इट एडुकेट्स अस हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट इट्स टू द यूजर्स। It in the word of Kohler, accountancy refers to the entire body of the theory and practice of the accounting, यानी कि entire body, जो आप conceptual knowledge आपके अंदर है, पूरा का पूरा जो expert knowledge रखने वाला बंदा है, हम कह सकते हैं उसको अकाउंटेंसी आती है, अकाउंटिंग के बियॉन्ड। ठीक है, जो ये बताता है नॉलेज, ये सिस्टमेटिक नॉलेज रखता है अकाउंटिंग का, जिस बंदे के पास सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग है, जो अकाउंटिंग करने वाले को भी बता देगा कि ये सही है गलत है, तो वो कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी कर रहा होता है। इसीलिए अकाउंटेंसी सबसे वाइडर कॉन्सेप्ट है। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अगर आप स्कोप की बात करोगे तो बुक कीपिंग का स्कोप क्या है, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स, मेजरिंग देम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग इज द कंसर्न विद द समराइजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो जो आपने कंप्लीट प्रोसेस आपने देखी, वहां तक अकाउंटिंग जाता है। शुरुआत के 4 स्टेप किसमें होते हैं, बुक कीपिंग में। स्टेज की बात करें तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, इट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जबकि इट इज द सेकेंडरी स्टेज, इट्स बिगिन वेयर द बुक कीपिंग। याद रखना, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, एंड बुक कीपिंग कैसी है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। बुक कीपिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, क्यों की जाती है बुक कीपिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जबकि द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन नेट रिजल्ट, क्या असर्टेन करना है, नेट रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। अगर आपको फॉन्ट्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉरी फॉर दैट, मैं आपके साथ ये नोट शेयर कर दूंगा क्लास के बाद, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नोट्स का, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्रज्ञान कॉमर्स, वहां पर भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब, दिस जॉब इज रूटीन इन नेचर, ये जॉब कैसी होती है, रूटीन, डेली का काम होता है बुक कीपिंग का। जबकि दिस जॉब इज एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर, बहुत सारे अलग अलग, जैसे जैसे चीजें बदलती जाएंगी वैसे वैसे आपको अकाउंटिंग का तरीका बदलना पड़ेगा। बुक कीपिंग नॉर्मली इसमें कोई तरीके नहीं बदलते हैं, सालों से एक जैसे ही चल रहे हैं, बट अकाउंटिंग, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, हमारे जो IFRS वगैरह हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, प्रॉपर प्रिंसिपल बेस्ड, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करना होगा। परफॉर्मेंस की बात करें, इट्स बीइंग द रूटीन वर्क फॉर परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ, जबकि इसके लिए सीनियर स्टाफ या एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पेशल स्किल्स बुक कीपिंग के लिए नॉर्मली कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर वगैरह आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है या बहुत ज़्यादा मेंटल एबिलिटी का काम नहीं है, स्पेशल स्किल्स नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, जबकि इसके लिए आपको स्पेशल एबिलिटी चाहिए। ठीक है, स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी अकाउंटिंग में ये सारी। तो हमने ये ऑलरेडी स्टार्टिंग में भी कुछ बेसिक चीज़ें देख ली थी। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी, ठीक है, नो डाउट ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा ही कहूँगा मैं, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ओके, तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें, एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सी 4 बातें होनी चाहिए, ये 4 बातों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, भरोसेमंद, ठीक है, रेलेवेंस होना चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझने योग्य होना चाहिए, और कंपैरेबिलिटी। ये 4 हमारे सिलेबस में दे रखे, इनके अंदर भी कुछ पार्ट होते हैं, बट आप इससे अच्छा आप इस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपके लिए बता दिया है, जैसे कि रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी। जैसे वेरीफाइबिलिटी को हमारे इसमें वेरीफाइबिलिटी को इसके अंदर पढ़ा जाता है और टाइमलीनेस को इसके अंदर पढ़ा जाता है। ठीक है, बाकी आप इनको अलग से भी पढ़ सकते हैं, तो मैं 1 बाय 1 बताता हूँ। रेलेवेंस का मतलब क्या है, इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रेलेवेंट, रेलेवेंट मतलब उपयोग में आने योग्य हो फॉर डिसीजन मेकिंग, इट शुड हैव प्रिडिक्टिव वैल्यू, कंफर्मेटरी वैल्यू और बोथ। ठीक है, प्रिडिक्टिव, पहले से प्रिडिक्टिव वैल्यूज होनी चाहिए, कंफर्म किया जा सके उनको, यानी कि टाइमलीनेस।
रिलायबिलिटी का मतलब क्या, इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर। अगर इन्फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे एरर्स हैं तो वो इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी, उस पर भरोसा करना कम हो जाएगा, ठीक है। एंड बायस एंड शुड फेथफुली रिप्रेजेंट व्हाट इज इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट, ठीक है। उसमें क्या होना चाहिए, वो जो चीजें होनी चाहिए वो अगर उसमें इन्वॉल्व रहेंगी तो उस पर ज्यादा हद तक हम भरोसा कर सकते हैं। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें हर कुछ है, एरर है, बहुत सारी गलतियां हैं, तो आप क्या करोगे, उस पर आप भरोसा नहीं करोगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी यानी समझने योग्य होना चाहिए। एक अच्छी इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, समझने योग्य होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन शुड बी क्लासिफाइड, कैटेगराइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन द क्लियर एंड कंसाइज मैनर। इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द यूजर्स, ठीक है। अगर सही कंसाइज मैनर में होगी, आपकी मार्कशीट अगर हौच पौच हो, कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो, कोयले की खदान में हीरा ढूंढना हो, तो हर कोई हार मान के बाहर आ जाएगा। इसलिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन वो होती है जो सिस्टमैटिक हो, ठीक है। जैसे एक अच्छी लाइब्रेरी कैसी होती है, जिसमें आपने देखा कि अकाउंट सेक्शन में जाके अकाउंट्स की बुक चाहिए आपको, और आपने देखा कॉमर्स सेक्शन में जाके अकाउंट्स का सेक्शन है, उसमें जाके आपने फटाक से ढूंढ लिया। लेकिन अगर अकाउंट्स के सेक्शन की बुक अगर कहीं जाके पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सेक्शन में जाके मिले, तो आप क्या बोलोगे, किस काम का लाइब्रेरी है, जिसको बुक सही जगह पे मिलती ही नहीं है। फिर एक कंपैरेबिलिटी, ठीक है। एक अच्छी इंफॉर्मेशन वो होती है जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी साल दर साल आप सेम मैनर्स या सेम सिस्टम के थ्रू अकाउंटिंग करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन कंपैरेबल होगी, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट में मैथ्स के मार्क्स कभी फर्स्ट, कभी थर्ड, कभी 6 नंबर पे लिखे हों, तो आप उन्हें कंपेयर नहीं कर सकते, दिक्कत आएगी कंपेयर करने में। कंपेयर तभी किया जा सकता है जब अगर आपका टर्म 1 का मार्क्स, टर्म 2 का मार्क्स, टर्म 3 का मार्क्स यहाँ पर ऐसे सिस्टमेटिक, तो इजीली कंपेयर कर पाएंगे कि पहले आपके टर्म 1 में 40 आया, फिर 60 आया, फिर 80 आया, साफ समझ में आ रहा है कि आपके मार्क्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो user should be able to compare the financial statement of the same enterprise over the different periods and also compare with the different enterprise। हम अलग अलग सालों में उस इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, एज वेल एज हम दूसरे एंटरप्राइज के साथ भी अपनी इंफॉर्मेशन को कंपेयर कर सके, ऐसी होनी चाहिए। फिर मैंने बोला कि इंफॉर्मेशन ऐसी हो जिसे वेरीफाई किया जा सके। वेरीफाई अगर हो जाएगी तो उस पर भरोसा बढ़ जाएगा, ठीक है। वेरीफाई अगर हो गई तो इन्फॉर्मेशन पे भरोसा बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाला कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है, आपने बोला पता नहीं आने वाला है कि नहीं आने वाला, तो मैंने बोला कि कल आपका रिजल्ट आने वाला है, आप जाके वेबसाइट पे चेक करो। आपने वेबसाइट पे चेक किया, हाँ सच में ही रिजल्ट आने वाला है, तो आप पे मेरे ऊपर आपका भरोसा बढ़ जाएगा। तो डिफरेंट नॉलेजेबल एंड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स शुड बी एबल टू रीच द कंसिस्टेंस दैट द पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन इज टू बी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है टाइमलीनेस, समय पर होना। इंफॉर्मेशन का समय पर मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल टू द डिसीजन मेकर इन टाइम और ऑन टाइम टू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन, ठीक है। अगर आपको सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आज आपको रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, आज आपने देखा बढ़िया दिन है, मंडे का दिन है, और आज तो जो है मुझे कुछ पैसा लगाना है, मैं रिलायंस में लगाता हूँ। आपने देखा कि रिलायंस का प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन आपको कहीं से मिल ही नहीं रहा है। आपने जगह जगह छान मारा, फिर आप छान रहे थे, रिलायंस का प्रॉफिट मिल गया आपको टाटा का, और आपने टाटा में पैसा लगा दिया। तो देखो, अगर सही समय पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती तो बंदा रिलायंस में पैसा लगाता, नहीं मिली, उसे जिसकी मिली उसमें पैसा लगा दिया। इसीलिए समय पर इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो किस काम की इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया। अब हमारा लास्ट आज का टॉपिक जो है हमारा इकोनॉमिक इवेंट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करने के लिए हमको अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू होकर गुजरना पड़ता है, और प्रोसेस में हम सबसे पहली चीज देखते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इकोनॉमिक इवेंट्स को। तो इकोनॉमिक इवेंट्स क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व्स इकोनॉमिक इवेंट, नॉर्मली मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। An economic event is also known as happening of the consequences to a business organizations which consist of the transactions and which are measurable in monetary terms, ठीक है। इसमें क्या देखा जाता है, which consist of transactions, जो transactions का एक बंडल है, and which are measurable in monetary terms, and the following are the example of such transactions, जैसे sales of मर्चेंडाइज टू द कस्टमर्स, हमने कुछ अपने प्रोडक्ट कस्टमर को बेचे। रेंडरिंग द सर्विसेज टू द कस्टमर बाय द एबीसी लिमिटेड, कोई भी कंपनी। परचेज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर्स, पेमेंट ऑफ मंथली रेंट टू द लैंडलॉर्ड। दीज आर द इकोनॉमिक इवेंट्स एज वेल एज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, जिनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक होल इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कुछ एग्जाम्पल के साथ, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो हाफ पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा अकाउंटिंग टर्म्स,
दैट इज कॉल्ड एबीसीडी ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन जिसको हमने देखा, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी है, मीनिंग है, थोड़ा बहुत हिस्ट्री आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पार्ट था हिस्ट्री में कि हु द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, लूकास पैसियोली। ठीक है, द फादर ऑफ अकाउंटेंसी 1494 में इनकी जो बुक थी द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन एंड प्रोपोर्शनैलिटी, उस बुक में इन्होंने अपनी इस बुक के एक पर्टिकुलर पार्ट में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम या हाउ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में डिटेल में लिखा था। दैट्स वाई ये बुक इतनी फेमस हुई और उसके बाद इन्हीं को फादर ऑफ अकाउंटेंसी कहा जाने लगा। ठीक है, इसके अलावा ये हमारे ऐप का आपको बारकोड मिल जाएगा, यहाँ से हम हमारा प्रज्ञान कॉमर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर फ्री टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने टेस्ट बना रखे हैं, इससे आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। एंड बाइलिंगुअल में मिलेगा हिंदी प्लस इंग्लिश। और ये ऐप आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, डाउनलोड आवर ऐप फॉर फ्री टेस्ट सीरीज मैंने ऑलरेडी दे रखा है। साथ ही साथ आप यहाँ पर हमारी टीम और मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज वगैरह रहती है तो आप 24/7 इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कुछ घंटों के अंदर या कुछ मिनटों के अंदर रिप्लाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसमें आप डायरेक्ट आप प्रज्ञान कॉमर्स सर्च कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। जो iOS यूज़र हैं वो एंड्रॉइड मोबाइल में यूज़ कर पाएंगे, iOS पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो और अगर आपके कोई भी सुझाव हैं, आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हमारी अगली जो क्लास है, मैंने जैसा कि आपको बताया हमारी क्लास होगी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को, क्लास 11th होगी। ठीक है, 12th की बात करें तो MWF मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को हमारी क्लास 12th होगी। संडे को जब एक्स्ट्रा क्लास रहा करेगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। अदरवाइज ये 6 डेज इन अ वीक का जो हमारा शेड्यूल है ये स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। जब भी क्लास का कुछ ऑफ रहेगा तो आपको कम्युनिटी सेक्शन में इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।